सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, जैसा कि आज का आप टॉपिक देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना। क्लासिकल डांस, और वो भी है आपका वन शॉट। यानी कि आज का अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका जो शास्त्रीय नृत्य से जितना भी कंफ्यूजन होगा या जो भी लोग बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज क्लियर आउट हो जाएगी, ठीक है ना। एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करेंगे और पूरा शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शास्त्रीय नृत्य में जैसे कि हाव भाव और ताल, ये सीखना पड़ता है, ठीक है ना। इसका पूरी तरीके से शिक्षा लेना पड़ता है। और एक आपने सुना होगा लोक नृत्य, तो लोक नृत्य में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य में आपको हाव भाव ताल इस सब का पूरी तरीके से शिक्षा लेना पड़ता है, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा क्या जाता है और आपको कहाँ से याद रखना है, सबसे पहले पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी मिलती है ये कहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी, शास्त्रीय नृत्य की जानकारी, तो ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी मिलती है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ठीक है, नाट्य शास्त्र में। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि जो नाट्य शास्त्र को न है पंचम वेद भी माना जाता है, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद, ठीक है ना, पंचम वेद याद रखिएगा, पंचम वेद माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी कुल संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या, तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या जो है गाइस वो है 8, ठीक है ना, 8 है। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है दो मंत्रालय के बारे में, ठीक है ना। पहला मंत्रालय कौन सा है, पहला मंत्रालय ये है जो कि है आपका संस्कृति मंत्रालय, ठीक है ना। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितना है गाइस, यह देखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इस शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, 9 है। जिसमें नौमा कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा नौमा जो है, नौमा नृत्य किसे माना गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, वो छौ को माना गया, ठीक है ना। नौमा नृत्य किसे माना गया, छौ को। लेकिन गाइस याद रखिएगा जो आपका जो है संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा जो है कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, 8 है, ठीक है ना। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितना है गाइस, याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है ये है 8, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ठीक है। तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1953 को, 28 जनवरी 1953, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है छौ नृत्य को जो है नौवां माना गया शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि छौ नृत्य को जो है याद रखिएगा अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। छौ नृत्य को, छौ नृत्य को अर्धशास्त्री, अर्धशास्त्री नृत्य भी कहा जाता है। मैं बिल्कुल ऐसे लिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नोट बनाने की कंफ्यूजन ना हो कि मैं किस टाइप से नोट बनाऊं, ठीक है ना। तो छौ नृत्य को अर्थशास्त्री नृत्य भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है आपका शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताऊंगी कि जो आपका शास्त्रीय नृत्य है ये टोटल 8 है, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य जो है ये टोटल 8 है। तो शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 है, तो कौन कौन सा नृत्य है और कौन कौन से राज्य से संबंधित है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है आपका कौन सा हो गया, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है ओडिसी,
तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है मणिपुरी। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है ना, कुचिपुड़ी। इसके बाद जो है आपको याद रखना है पांचवें नंबर पे आपका हो गया कथक, ठीक है। छठे नंबर पे आपको याद रखना है कथकली। सातवें नंबर पे आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। उसके अलावा आपको आठवें नंबर पे याद रखना है सत्रिया। तो ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे भरतनाट्यम की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके कौन से राज्य का है, तो भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, तमिलनाडु का। इसके अलावा ओडिसी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का। मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके मणिपुरी नृत्य की बात करूँ तो ये आपके मणिपुर का है, जो कि ये राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। कथक की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की अगर मैं बात करूँ तो केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम की अगर मैं बात करूँ ये भी आपके केरल का है। और सत्रिया की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके असम का है। अब अगर यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जैसे भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु आपका कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु आपका साउथ में पड़ता है, ठीक है ना, तमिलनाडु आपका साउथ में पड़ता है। ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ओडिशा आपका साउथ और ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना, ओडिशा आपका साउथ और ईस्ट में पड़ता है। मणिपुरी की अगर मैं बात करूँ तो मणिपुरी आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि उत्तर पूर्व में पड़ता है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश भी आपका साउथ में पड़ता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश आपका पड़ता है, याद रखिएगा, नॉर्थ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका नॉर्थ में पड़ता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ केरल जो आपका पड़ता है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये दोनों ही केरल हुआ। तो केरल का यहाँ पे आप लिख लीजिएगा केरल, केरल, ये दोनों ही केरल है तो कहाँ पड़ेगा, साउथ में पड़ता है केरल आपका। और असम की अगर मैं बात करूँ तो असम आपका कहाँ पड़ता है, असम आपका नॉर्थ और ईस्ट में पड़ता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो साउथ में पड़ता है, या कौन सा शास्त्रीय नृत्य है नॉर्थ में, या कौन सा है जो दक्षिण पूरब में पड़ता है, या उत्तर पूरब में, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रख कि अगर मैं यहाँ पे जो है नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ गाइस, नॉर्थ, तो नॉर्थ में जो है टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है गाइस, तो नॉर्थ में आप देख लीजिए एक आपका जो है कथक नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है और आपका नॉर्थ में कोई नहीं पड़ता है, तो नॉर्थ में जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो कितनी है, एक है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरा आपको याद रखना है साउथ, साउथ, तो साउथ में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है, तमिलनाडु आपका साउथ में पड़ता है, आंध्र प्रदेश आपका साउथ में पड़ता है, और जो केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दो नृत्य आपका साउथ में पड़ता है। तो साउथ में टोटल 4 नृत्य पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब आपका आता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में आपका टोटल कितना है, तो नॉर्थ ईस्ट में एक आपका सत्रिया हो गया, ठीक है, और एक आपका मणिपुरी हो गया, यानी कि 2 हो गया। और वहीं अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में भी आपका कितना पड़ता है गाइस, तो साउथ ईस्ट में आपका हो गया एक ओडिसी हो गया, ठीक है, और एक ही है, ठीक है ना, तो साउथ का एक ही हो गया। तो ये भी पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना, नॉर्थ में कितना पड़ता है, साउथ में कितना पड़ता है, और जो नॉर्थ ईस्ट में कितना पड़ता है और साउथ ईस्ट में कितना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो अब है हमारा शास्त्रीय नृत्य का जो पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। इसके बारे में एक एक पॉइंट को याद रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम का जो है पुराना नाम क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम है सधीर, ठीक है ना, सधीर इसका पुराना नाम है।
ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जैसे कि भरतनाट्यम का अन्य नाम जो है, और कौन कौन से नाम से इसे हम जानते हैं भरतनाट्यम को, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम को हम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, दासी दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, इसे हम अग्नि अग्नि अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अग्नि अट्टम। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो भरतनाट्यम है गाइस, ये सबसे प्राचीन नृत्य है आपका, यानी कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तो ये लगभग कितना वर्ष पुराना है गाइस, तो याद रखिएगा, लगभग 2000 वर्ष पुराना नृत्य है। 2000 2000 वर्ष पुराना नृत्य। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो आपका भरतनाट्यम है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये ने जो है चिदम्बरम जो मंदिर है उसकी मूर्तियों के अनुष्ठानों से प्रेरित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, चिदम्बरम चिदम्बरम मंदिर की मूर्तियों के अनुष्ठानों से प्रेरित है, अनुष्ठानों अनुष्ठानों से प्रेरित है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नृत्य का जो आरंभ होता है, भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ किस पर होता है, आरंभ। ठीक है। तो भरतनाट्यम नृत्य का जो आरंभ होता है वो आला रिपु पे होता है, आला रिपु पे। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं कि नृत्य का जो अंत होता है वो किस पे होता है, नृत्य का अंत, तो नृत्य का जो अंत होता है वो होता है तिल्लाना पर। ठीक है। तो ये जो है बहुत बार पूछा जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य का आरंभ किस पर होता है और ये समाप्त किस पे होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसके बाद आपको भरतनाट्यम नृत्य के बारे में ये याद रखना है कि ये नृत्य जो है मंदिरों को समर्पित है। ठीक है ना, भरतनाट्यम नृत्य जो है ये याद रखिएगा मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब आपको याद रखना है भरतनाट्यम नृत्य की जो है वेशभूषा, वेशभूषा के बारे में। ठीक है। तो भरतनाट्यम नृत्य की वेशभूषा के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी वेशभूषा क्या रहती है, तो याद रखिएगा पारंपरिक साड़ी होती है, पारंपरिक साड़ी होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो घुंघरू होती है, घुंघरू होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आभूषण होते हैं, आभूषण। और याद रखिएगा आभूषण के साथ आपको याद रखना है पुष्पों से सजे बाल होते हैं। ठीक है ना, पुष्पों से सजे बाल होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया वेशभूषा के बारे में। इसके बाद आपको याद रखना है वेशभूषा हो गया, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा इसमें याद रखना है कि इसमें जो है कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है। ठीक है ना, कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, वीणा हो गया, वीणा हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बांसुरी हो गया। ठीक है ना, बांसुरी हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका ये मृदगम हो गया, मृदगम। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि नट्टूवार द्वारा ताल देना। ठीक है ना, तो आपको याद क्या रखना है, जो नट्टूवार है, नट्टूवार। ठीक है ना, नट्टूवार क्या करता है इससे याद रखिएगा, नट्टूवार का जो है याद रखिएगा भरतनाट्यम में जो कविता का ये क्या करता है, पाठ करता है। भरतनाट्यम में, भरतनाट्यम भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है, कविता का पाठ करता है।
तो याद रखिएगा कि भरतनाट्यम में कविता का पाठ कौन करता है? नटुआर। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा संगीत जो है पेश होता है? तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में, ठीक है ना, नॉर्थ में, तो एक नॉर्थ याद रखिएगा और दूसरा आपको साउथ याद रखना है। तो साउथ में जो है ये कौन सा होता है गाइस? तो याद रखिएगा साउथ में होता है कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत पेश होता है इसमें साउथ में। और नॉर्थ में जो है याद रखिएगा हिंदुस्तानी संगीत पेश होता है, हिंदुस्तानी संगीत। ठीक है। चलिए अब हम ये जो भरतनाट्यम के बारे में है ये मैंने सारा चीज बता दिया है। रही बात इनके कलाकार के बारे में, तो कलाकार के बारे में मैंने जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, इनके कलाकार के बारे में मैं नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट 2 आएगा उसमें होगा। अभी सिर्फ शास्त्रीय नृत्य के बारे में करेंगे। अगर मैं इसमें कलाकार के बारे में भी बताऊंगी, फिर उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला उनके बारे में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और बहुत लंबा होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले शास्त्रीय नृत्य को समझते हैं, उनके बाद उनके कलाकार को समझेंगे। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है ओडिसी। ओडिसी के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, जो कि ओडिसी जो है हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। ठीक है ना। इसके बारे में हमको याद रखना है कि ये जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। ओडिशा जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, ये किससे संबंधित है गाइस? तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा याद रखना है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है गाइस, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है गाइस? तो उत्पत्ति जो हुई है ये जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो है, ठीक है ना, जगन्नाथ मंदिर आपका कहाँ है? पुरी में। देवदासी परंपरा से मानी जाती है। ठीक है ना, देवदासी परंपरा से मानी जाती है, परंपरा से मानी जाती है। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है ओडिसी नृत्य के बारे में। इसे जो है पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा इसे पहले महारी नृत्य कहा जाता था। ठीक है ना। इससे पहले कौन सा नृत्य कहा जाता था? महारी नृत्य, महारी नृत्य कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ओडिसी नृत्य है इसे त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे त्रिभंग, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो शास्त्रीय नृत्य है guys, इसे ओडिली भी कहा जाता है, इसे ओडिली, ओडिली भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो नृत्य है गाइस, याद रखिएगा इसकी शुरुआत किस पे होती है? तो याद रखिएगा इस नृत्य की शुरुआत, तो इस नृत्य की जो शुरुआत होती है वो किस पे होती है गाइस? तो याद रखिएगा इस नृत्य की शुरुआत होती है मंगलाचरण पे। ठीक है ना, मंगलाचरण पे, मंगलाचरण पे। ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इस नृत्य का जो अंत होता है वो किस पे होता है। तो याद रखिएगा इस नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण पे होता है, और आपको याद रखना है कि ओडिसी नृत्य का अंत, अंत किस पे होता है गैस? तो याद रखिएगा ओडिसी नृत्य का अंत होता है मोच पर, मोच पर होता है। और याद रखिएगा मोक्ष जो होता है ये क्या होता है? आत्मा की मुक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है ना, आत्मा की मुक्ति का प्रतीक, आत्मा के मुक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि इसमें वेशभूषा याद रखना है। ठीक है ना, इसमें क्या याद रखना है? वेशभूषा, वेशभूषा। तो ओडिसी नृत्य की जो है ये वेशभूषा कैसी होती है गाइस? तो याद रखिएगा ओडिसी नृत्य की वेशभूषा होती है, इसमें संबलपुर साड़ी होती है। ठीक है ना, ओडिसी का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक बुनाई है संबलपुरी, संबलपुरी साड़ी होती है। ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और क्या होता है, और जो है चांदी के इसमें आभूषण होते हैं, ठीक है ना, चांदी के आभूषण, चांदी के आभूषण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें चांदी, माथे पर तिलक होता है, माथे पर तिलक होता है। और याद रखिएगा सर पर फूलों का मुकुट होता है, सिर पर फूलों का मुकुट, फूलों का मुकुट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया वेशभूषा। इसके अलावा वेशभूषा के बाद अब आपको याद रखना है वाद्य यंत्र। तो इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें होता है, एक होता है आपका जो है मृदंग, मृदंग। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें वीणा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है बांसुरी का प्रयोग होता है, बांसुरी का। और इसके बाद आपको याद रखना है मंजीरा का प्रयोग होता है इसमें, मंजीरा का, ठीक है। और अब ये हो गया वाद्य यंत्र के बारे में। और इसमें जो है इसकी संगीत शैली कैसी है वो देखेंगे, संगीत शैली। तो इसकी जो संगीत शैली होती है ये कैसी होती है, ये होता है इसमें जो है ओडिसी का भक्ति गीत होता है, ठीक है ना, ओडिसी का, ओडिसी का भक्ति गीत, ओडिसी का भक्ति गीत होता है। अब प्लस इसमें जो है कर्नाटक संगीत होता है, कर्नाटक संगीत होता है, कर्नाटक संगीत का मिश्रण कहिए, ठीक है ना, मिश्रण। अब चलिए ये जो है ओडिसी नृत्य के बारे में जितना भी पॉइंट था वो मैंने सब बता दिया है। अब हम नेक्स्ट नृत्य के बारे में बात करेंगे। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा मणिपुरी, जो कि हमारा मणिपुर का है, और इसके बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मणिपुर के बारे में याद रखना है कि ये जो नृत्य है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो याद रखिएगा यह जो है वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो नृत्य है इसमें होता क्या है, तो याद रखिएगा इसमें जो है जो भगवान कृष्ण की कहानियों को, कृष्ण के बाल्यकाल को, ठीक है ना, बाल्य, बाल्यकाल की जो कहानियां होती है, बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाई जाती है, ठीक है ना, दर्शाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि इसकी जो है तीन प्रमुख शैलियां हैं, ठीक है ना, इस नृत्य की जो है तीन प्रमुख शैलियां, तीन प्रमुख शैलियां। तो तीन प्रमुख शैलियां जो है ये कौन कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया आपका लाई हरोबा, लाई हरोबा। दूसरा आपका हो गया रासलीला, रासलीला। और तीसरा आपका हो गया संकीर्तन। और मणिपुर का जो ये संकीर्तन है गाइस, इसे यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया, ठीक है ना, संकीर्तन को। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है जगोई और जो चोलेम है ये मणिपुर का दो भाग है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस नृत्य का दो भाग है, जगोई, जगोई प्लस शोलेम, ठीक है ना। जगोई प्लस शोलेम जो है ये मणिपुर के दो भाग हैं, मणिपुर के दो भाग हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है कितने तालों का प्रयोग होता है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो याद रखिएगा इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें 64 तालों का, ठीक है ना, 64 तालों का प्रयोग होता है।
मणिपुर की 3 प्रमुख शैलियाँ जो मैं बता चुकी हूँ। अगर मैं बात करूँ कि मणिपुर की और अन्य कौन-कौन सी शैलियाँ होती हैं, तो इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? 3 शैलियाँ जो हैं, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अन्य शैलियाँ भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अन्य शैलियाँ की बात करूँ, तो आपका जो है और कौन-सा हो गया गाइस, याद रखिएगा। और हो गया आपका थांग-ता, ठीक है ना? और आपका कौन-सा हो गया? थांग थांगता। ये अन्य शैलियाँ हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया, एक हो गया थांगता, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया, चोलोम, पुंग पुंग चोलोम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपको याद रखना, ये हो गया करताल चोलोम, करताल करताल चोलोम। ये मणिपुरी की जो नृत्य की जो है अन्य शैलियां हैं। इस सब का याद रखिएगा। जो थांगता जो होता है, ये आपको याद रखना, ये युद्ध कला पे आधारित होता है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ये युद्ध कला पर आधारित होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पुंग चोलेम होता है, पुंग चोलेम जो है, ये ढोल बजाते हुए नृत्य होता है इसमें, ठीक है ना? ढोल बजाते हुए, ढोल बजाते हुए नृत्य होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका करताल चोले में, इसमें आपको याद रखना है, झांझ के साथ नृत्य होता है, झांझ के साथ, झांझ के साथ नृत्य होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है हम जो है मणिपुर की जो है आपको याद रखना है, वेशभूषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? ये जो है अन्य शैलियां हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेशभूषा, वेशभूषा। तो वेशभूषा में भी जो है आपको याद रखना है, वेशभूषा में भी महिला और पुरुष दोनों का। तो पहले हम बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे महिला के बारे में, महिला। तो वेशभूषा में महिला का जो होता है, ये कैसा वेशभूषा होता है गाइस, याद रखिएगा। वेशभूषा में जो महिला का होता है, इसमें होता है पोटलोई। पोटलोई को हम क्या कहते हैं गाइस, पोटलोई, पोटलोई इसमें पहनते हैं। तो पोटलोई को हम क्या कहते हैं गाइस, पोटलोई को हम कहते हैं जो घेरा हुआ वाला, जो बहुत ज्यादा जिसमें घेर होता है, घेरा स्कर्ट कह सकते हैं इसे, घेरा स्कर्ट, ठीक है। जो घेरा हुआ स्कर्ट पहनते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है, इसमें जो है मखमली ब्लाउज होता है, मखमली ब्लाउज होता है, ठीक है, मखमली ब्लाउज। और इसके बाद आपको याद रखना है, इसमें आभूषण पहने जाते हैं। मणिपुर का जो पारंपरिक आभूषण होता है ना, वो पहनते हैं, आभूषण, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको याद रखना है, ये तो हो गया महिला का। अब आपको याद रखना है पुरुष का। तो महिला का वेशभूषा हो गया। अब पुरुष की वेशभूषा की अगर मैं बात करूँ, तो पुरुष के वेशभूषा में जो है, ये होता है धोती, कुर्ता और पगड़ी, धोती। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुर्ता और पगड़ी, ये पुरुष का जो है वेशभूषा होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया वेशभूषा के बारे में। अब हम बात करेंगे वाद्य यंत्र के बारे में, वाद्य यंत्र। तो इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, उसे देखेंगे। तो याद रखिएगा, इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र होता है, आपको याद रखना है पुंग, जिसे हम ढोल कहते हैं, पुंग जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ढोल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ढोल कहते हैं। इसके अलावा आपका हो गया पेना, पेना इसमें होता है, ठीक है ना। पेना को हम क्या कहते हैं guys? पेना को हम जिसे, ये जो है तार वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, तार वाद्य यंत्र होता है, पेना। इसके अलावा आपका करताल होता है, करताल। और इसके अलावा अगर बात करें तो बांसुरी होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट जो है, आपका मणिपुरी वाला खत्म हो गया है guys। अब हम नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। अब अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कुचिपुड़ी के बारे में आपको जानना है कि ये आपका जो है, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश के ये कौन से जिले के कौन से गांव पर जो है इसका नाम रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी को जो है याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के, कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के
कृष्णा जिले, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, कृष्णा जिले के कुचेलापुरम, कुचेलापुरम जो गांव है ना, कुचेलापुरम, कुचेलापुरम गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है ना, गांव के नाम पर कुचिपुड़ी रखा गया, ठीक है, कुचिपुड़ी रखा गया है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है भगवत पुराण को आधार माना जाता है इस नेट में, भागवत भगवत पुराण को आधार माना जाता है, आधार माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य में जो है ये क्या होता है, पीतल की तस्तरी में, पीतल की तस्तरी में, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर, पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, ठीक है ना, नृत्य करने का प्रचलन है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा संगीत पेश होता है guys? तो याद रखिएगा इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है, कर्नाटक संगीत, इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। और आपको क्या याद रखना है गाइस, तो और आपको याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी है गाइस, याद रखिएगा जो सिद्धेंद्र योगी को जो है याद रखिएगा कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, सिद्धेंद्र, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का, कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, आदि गुरु माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सा जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है कुचिपुड़ी में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग होता है आपका मृदगम होता है, मृदगम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वायलिन होता है, ठीक है, वायलिन होता है। इसके अलावा बात करूँ तो बांसुरी होता है, बांसुरी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वीणा होता है, वीणा, तंबूरा होता है, तंबूरा, एंड देन आपको याद रखना झांझ होता है, झांझ। इसमें जो है ये वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है हम वेशभूषा के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो है वेशभूषा कैसा होता है, तो इसमें वेशभूषा में भी महिला और पुरुष के होते हैं, ठीक है ना, महिला, और महिला का वेशभूषा के बारे में बात करेंगे और पुरुष के वेशभूषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो महिला में क्या पहना जाता है गाइस, तो इसमें पहना जाता है साड़ी, जिसे हम क्या बोलते हैं, साड़ी जिसे हम पचबट्टू भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, पचबट्टू, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा चोली पहना जाता है और याद रखिएगा बेल्ट। और वहीं अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो पुरुष में याद रखिएगा धोती, बगलबंदी, बगलबंदी, और कभी कभी जो है कुर्ता पहना जाता है, ठीक है ना, कभी कभी, कभी कभी कुर्ता भी पहना जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है ये पूरा क्लियर हो गया गाइस, आपका जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड जितना पॉइंट था उन सबको मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे, अगले हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक। तो कथक के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं कथक के बारे में बताऊं तो आपको याद रखना है कि कथक शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द से आया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कथक जो है याद रखिएगा संस्कृत, संस्कृत के कथक शब्द से आया है, ठीक है ना,
कथक शब्द से आया है। अब जो है संस्कृत के कथक शब्द से आया है, तो संस्कृत का में जो कथक का मतलब है वो क्या है गाइस? तो संस्कृत में जो कथक का मतलब है गाइस, याद रखिएगा, इसका होता है कहानी कहने वाला, ठीक है ना। अर्थ इसका क्या हुआ गाइस? तो याद रखिएगा, अर्थ इसका होता है कहानी कहने वाला, कहानी कहने वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस नेट का प्रयोग कब किया जाता है? इस नेट का प्रयोग किया जाता है कहानी सुनाने के लिए, जो है इस नेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कहानी सुनाने के लिए इस नेट का प्रयोग किया जाता है। इस नेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो आपको याद रखना है कि जो कथक का है, कथक का अन्य नाम क्या है गाइस? तो याद रखिएगा, इसे हम और कौन से नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, कथक का अन्य नाम जो है वो है नटवरी, नटवरी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कथक के बारे में। उसके बाद कथक के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है, आपको याद रखना है कि मुगल काल का दरबारी नृत्य था, ठीक है। मुगल काल का दरबारी नृत्य था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो घुंघरू घुंघरू और जो चक्कर है, घुंघरू और चक्कर, घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रमुख विशेषता है, विशेषताएं, ठीक है। और याद रखिएगा, कथक नृत्य जो है ये 4 घराने में किया जाता है, ठीक है ना। 4 घराने में किया जाता है, याद रखिएगा। यह नृत्य जो है, यह नृत्य लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। इसके अलावा याद रखिएगा, बनारस घराना, रस घराना, जयपुर घराना, जयपुर घराना, और रायगढ़ घराना में किया जाता है, ठीक है। और रायगढ़ घराने में किया जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो है कथक नृत्य के वेशभूषा के बारे में, ठीक है ना। वेशभूषा, तो इसकी जो वेशभूषा है, ये आपको ध्यान रखना है। चूड़ीदार पैजामा, चूड़ीदार पैजामा और अनारकली सूट, और अनारकली सूट, ठीक है। तो ये इसकी वेशभूषा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, ये भी देखेंगे। तो इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है गाइस, इसमें होता है आपका तबला होता है, ठीक है। तबला, तबला होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसमें पखावज होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें याद रखिएगा, हारमोनियम होता है, हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम होता है। और इसके अलावा याद रखिएगा, सारंगी होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो कि है आपका शास्त्रीय नृत्य। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथकली, जो कि हमारा केरल का है। तो अब इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि इसे जो है, इस नृत्य को जो है किसका आधार माना गया है? तो रामायण और महाभारत को जो है इसके आधार माने गए, ठीक है ना। तो रामायण, रामायण और महाभारत को, महाभारत को आधार माना गया, ठीक है। आधार माना गया। इसके अलावा आपको याद रख, इसमें कितने प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसमें 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है।
मेकअप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कथकली है गाइस, कथकली नायक होते हैं और खलनायक भी होते हैं, ठीक है ना। तो नायक को क्या कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा, इसमें नायक को कहा जाता है पाछा, ठीक है। और वहीं अगर बात करें इसमें और कौन होते हैं, एक खलनायक होते हैं, खलनायक। तो खलनायक को क्या कहा जाता है, खलनायक को कहा जाता है कथी, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इस नृत्य में जो है, नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है, ठीक है ना, 24 मुख्य मुद्रा होती है, 24 मुख्य मुद्रा होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि कथकली में जो याद रखिएगा, इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें चेहरे के चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो है कथकली में कौन कौन सा होता है, तो चेंडा होता है, ठीक है, चेंडा। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा होता है guys, तो याद रखिएगा इल्थालम, ठीक है ना, इल्थालम, इल्थालम। उसके बाद याद रखिएगा इडक्का, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है एक और होता है जो होता है मंडालम, मंडालम। इसमें जो है ये सारे मंडालम, इन सारे वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर मैं बात इसके अलावा हम बात करेंगे गाइस कि कथकली का अर्थ क्या होता है, कथकली का अर्थ, ठीक है ना। तो कथकली का अर्थ होता है गाइस कथा का नाटक, ठीक है ना, कथा का नाटक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपको याद रख, अगर आपसे पूछा जाए कि कथकली का दूसरा नाम क्या है गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, कथकली का दूसरा नाम क्या है। तो कथकली का दूसरा नाम है रंगवेदी, ठीक है ना, रंगवेदी, या फिर इसे कली रंगू भी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कथकली का जो नाम क्या है, दूसरा नाम रंगवेदी। तो ये हो गया वाद्य यंत्र के बारे में, ये हो गया कथकली के अर्थ के बारे में। अब हम बात करेंगे कथकली के संगीत के बारे में, ठीक है ना। तो संगीत के बारे में याद रखिएगा कि इसमें कौन सा संगीत होता है guys? तो याद रखिएगा इसमें जो संगीत होता है सोपान संगीत, ठीक है ना, सोपान संगीत होता है, सोपान संगीत। जो कि ये याद रखिएगा सोपान संगीत क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है केरल का पारंपरिक संगीत है, केरल का पारंपरिक संगीत है, ठीक है, केरल का पारंपरिक संगीत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सोपान संगीत जो है ये आपकी कौन सी भाषा में है, ये अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा सोपान संगीत जो है ये आपका है मणिपर्वालम भाषा में, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन से भाषा में, मणिपर्वालम, मणिपर्वालम, मणिपर्वालम भाषा में, मतलब इसका क्या हुआ, यानी कि ये संस्कृत और मलयालम का मिश्रण है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये किसका मिश्रण है, संस्कृत, संस्कृत प्लस मलयालम, मलयालम, मलयालम का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कथकली से रिलेटेड जितना पॉइंट था उन सारे पॉइंट को देख लिया। अब हम चलिए नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य को देखते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो मोहिनी अट्टम के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस नृत्य का जो है याद रखिएगा एकल महिला द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम जो है याद रखिएगा एकल महिला द्वारा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो मोहिनी अट्टम है गाइस, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस नृत्य की जो है शुरुआत किस पे होती है गाइस। तो याद रखिएगा इस नृत्य की शुरुआत जो है, याद रखिएगा नृत्य की शुरुआत, नृत्य की शुरुआत
तो नृत्य की शुरुआत किस पे होती है गाइस? तो याद रखिएगा नृत्य की शुरुआत होती है चोल के टू पे, ठीक है ना। चोल, चोल के टू पे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें हम बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे वेशभूषा के बारे में, ठीक है ना। वेशभूषा, तो मोहिनी अट्टम के वेशभूषा की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखिएगा इसमें जो है इसमें कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, ठीक है ना। कसाऊ साड़ी, कसाऊ साड़ी। कसाऊ साड़ी आपकी कैसी होती है? तो ये भी याद रखिएगा कसाऊ साड़ी आपकी होती है guys इसमें, जो कि आपका होता है सफेद या फिर क्रीम कलर की साड़ी होती है, ठीक है ना। सफेद, सफेद या क्रीम कलर की, ठीक है ना। सफेद या फिर क्रीम कलर की साड़ी होती है, साड़ी होती है, जिस पर सुनहरा बॉर्डर होता है, ठीक है ना। जिस पर सुनहरा बॉर्डर होता है। तो कसाऊ साड़ी की यही खासियत होती है, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा सफेद या क्रीम कलर की साड़ी होती है जिस पर सुनहरा सुनहरा बॉर्डर होता है, ठीक है। इसके कसाऊ साड़ी इसका हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है इसमें और क्या पहना जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है बालों में जो है चमेली के सफेद सफेद फूल लगाए जाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं बालों में, ठीक है, बालों में। तो ये हो गया आपके वेशभूषा के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट है गाइस, अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो अगला पॉइंट हमें याद रखना है इसके बारे में कि इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है गाइस। मोहिनी अट्टम में जो है कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? तो इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो होता है वीणा, ठीक है। वीणा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बांसुरी होता है, बांसुरी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है मृदगम होता है, मृदगम होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना और क्या होता है, मृदगम और इडक्का होता है, इडक्का। उसके बाद बात करेंगे कि इसकी जो है इसकी जो है संगीत के बारे में बात करेंगे गाइस कि इसकी जो है संगीत शैली कैसी है, ठीक है ना। संगीत, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा संगीत पेश होता है? तो याद रखिएगा इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है, ठीक है ना। कौन सा संगीत? कर्नाटक संगीत, ठीक है, कर्नाटक संगीत। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखिएगा कि इस नृत्य का जो पूछा जाता है कि इस नृत्य का जो उल्लेख है ये किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा इस नृत्य का उल्लेख, इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला में मिलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा व्यवहार, व्यवहार माला में नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। प्राचीन ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख, ठीक है। तो ये आपका मोहिनी अट्टम के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए हम दूसरा जो है अब आपका लास्ट बचता है शास्त्रीय नृत्य, जो सत्रिया है उसको देखते हैं। तो अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, और तो सत्रिया के बारे में देखेंगे जो कि हमारा असम का है, ठीक है ना। और याद रखिएगा भरतनाट्यम हमारा सबसे पुराना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नया नृत्य कौन सा है तो याद रखिएगा सबसे नया नृत्य हमारा सत्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसे याद रखिएगा ये इसे इसकी खोज कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी खोज 500 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। 500 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी खोज 500 वर्ष पहले हुई थी और इसे शामिल कब किया गया था? तो याद रखिएगा 2000, ठीक है ना। 2000, वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया।
वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका सबसे नया नृत्य है, सबसे नया नृत्य। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक हैं, संस्थापक। तो इसके संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा श्रीमद शंकरदेव। संस्थापक श्रीमद शंकरदेव है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि सत्रिया नृत्य को जो है गाइस याद रखिएगा, सत्रिया को अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। तो पूछा जाता है कि सत्रिया नृत्य को जो है ये किसके प्रदर्शन के लिए लाया गया था, अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए, अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए। ठीक है, प्रदर्शन के लिए लाया गया था, लाया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे देखते हैं। अगला आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो सत्रिया नृत्य है जरा देखिएगा, इस नृत्य को अगर, इस नृत्य को, इस नृत्य को अगर पुरुष करता है, ठीक है ना, इस नृत्य को अगर पुरुष, पुरुष करता है तो क्या कहते हैं, इस नृत्य को अगर पुरुष करता है तो भांगी, भांगी। ठीक है ना, भांगी, भांगी कहलाता है। और वहीं याद रखिएगा अगर स्त्री करती है तो, इस नृत्य को अगर स्त्री करती है तो स्त्री करती है तो इसे क्या कहते हैं गाइस, तो स्त्री करती है तो इसे हम सीमांगी, सीमांगी कहते हैं। ठीक है ना, स्त्री कहती है करती है तो सीमांगी कहलाता है, सीमांगी कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि स्त्री करती है तो क्या कहलाता है और पुरुष करती है तो क्या कहलाता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपको याद रखना है सत्या नृत्य के बारे में, वेशभूषा। ठीक है ना, इसकी वेशभूषा के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी वेशभूषा में जो है आपके जो है महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महिला के बारे में। तो महिला का जो वेशभूषा होता है वो होता है असमिया, असमिया, पट, सिल्क साड़ी होता है। ठीक है ना, साड़ी होता है और आभूषण होता है। ठीक है ना, और आभूषण होता है, और आभूषण होता है। ठीक है, वहीं अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पुरुष याद रखिएगा, पुरुष। तो पुरुष में क्या होता है गाइस, तो पुरुष में होता है धोती, चादर और पगड़ी। धोती, चादर और क्या होता है, पगड़ी होता है। ये होता है पुरुष का वेशभूषा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है गाइस, तो ये हो गया वेशभूषा। दूसरा आपको याद रखना है वाद्य यंत्र। तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें होता है आपका खोल होता है, खोल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ताल होता है, बांसुरी होता है, बांसुरी। और फिर याद रखिएगा शंख होता है। ठीक है, और ये हो गया वाद्य यंत्र के बारे में। इसके बाद आपको याद रखना है संगीत। ठीक है, तो इसके संगीत के बारे में आपको याद रखना है इसमें कौन सा संगीत होता है, तो याद रखिएगा इसमें बोर गीत होता है। ठीक है ना, इस नृत्य में कौन सा संगीत होता है, बोर गीत होता है। और बोर गीत जो है याद रखिएगा ये किसके द्वारा रचित है गाइस, तो याद रखिएगा ये शंकर देव द्वारा रचित भक्ति गीत है। ठीक है ना, शंकर देव द्वारा, शंकर देव द्वारा रचित भक्ति गीत। ठीक है, भक्ति गीत। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज आपका जो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितना पॉइंट था वो मैंने सारे चीज को क्लियर कर दिया है। और अगला मैं बताऊंगी आपके जो है अब जैसे भरतनाट्यम हो गया, आपका कुचिपुड़ी हो गया,
उन सभी के कलाकार बताऊंगी, उन्हें कौन सा पुरस्कार कब मिला है, और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, उन सब पॉइंट को हम कल देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।